मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में देखेंगे प्रीडोमिनेंटली कंजुगेटेड जॉन्डिस। कंजुगेटेड जॉन्डिस या फिर इसे कोलेस्टेसिस कहते हैं। इससे पहले हमने अनकंजुगेटेड जॉन्डिस देखा था। ये कंजुगेटेड जॉन्डिस है। इसका मतलब ये हुआ कंजुगेशन हो गया है लीवर के अंदर हेपेटोसाइट्स में बिलिरुबिन का, लेकिन अब वो डिओडिनम में नहीं पहुंच पा रहा है। इसके जो डेफिनेशन दी है वो यह है कि फेलियर ऑफ नॉर्मल अमाउंट ऑफ बाइल टू रीच द डिओडिनम। जो नॉर्मल अमाउंट में जो बाइल जाना चाहिए डिओडिनम में वो ना पहुंच पाए, इसको हम कोलेस्टेसिस बोलेंगे या फिर ये कंजुगेटेड जॉन्डिस बोलते हैं। ये दो तरह का होता है, इंट्रा हेपेटिक और एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस। अब हम एक एक करके देखेंगे। हम देखेंगे इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस, यानी लीवर के अंदर ही कोलेस्टेसिस हो रही है, बाइल की रुकावट हो रही है। इसको हम मेडिकल जॉन्डिस भी कहते हैं, इसको इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस को। दूसरा वाला है एक्स्ट्रा हेपेटिक। तो इंट्रा हेपेटिक के कॉजेस दो बड़े ब्रॉड कैटेगरी में किए गए हैं कि हेरिडिटरी कॉजेस और दूसरा है क्वाड डिसऑर्डर्स। हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स में वो डिसऑर्डर्स जो पेरेंट्स से बच्चे में आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इस वाले को जो हेरिडिटरी डिसऑर्डर से, जैसे कि डबिन जॉनसन सिंड्रोम है या रोटर सिंड्रोम है, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी, ये सिंड्रोम जो है इनमें क्या होता है कि जीन्स जो हैं जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो जिम्मेदार होती हैं, एक्सक्रीशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं बाइल के, वो उनमें डिफेक्ट हो जाता है, जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है उनमें। इसी वजह से जो एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्ट इसका गड़बड़ हो जाता है। तो इसी को हम प्योर कोलेस्टेसिस भी कहते हैं। हेरिडिटरी वाले को हम प्योर कोलेस्टेसिस भी कहते हैं। कोलेस्टेटिक जॉन्डिस ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी एक तरह का कोलेस्टेसिस है, जॉन्डिस है। अब एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस हो सकती है। अच्छा, इसको हम एक्वायर्ड वाले को हेपेटोसेलुलर कोलेस्टेसिस भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो हेपेटोसेलुलर डिजीजेस की वजह से होता है। मतलब ये कि जो लीवर सेल्स हैं यानी हेपेटोसाइट्स हैं, उनमें बीमारियां हो रही हैं, जीन में नहीं। जीन में तो यहाँ हेरिडिटरी में हो रहा था, अब यहाँ पे सेल में पूरे खराबी पैदा हो रही है, तो इस वजह से इसको हेपेटोसेलुलर कोलेस्टेसिस कह रहे थे। जैसे कि वायरल हेपेटाइटिस है, आपने देखा होगा, हेपेटाइटिस बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस है, इनसे भी ये वाला जॉन्डिस पैदा होता है। कौन सा? ये हेपेटोसेलुलर कोलेस्टेसिस को कहते हैं। कुछ ड्रग्स भी इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी ये हेपेटोसेलुलर कोलेस्टेसिस कराते हैं। हम इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस के फीचर्स देखेंगे कि क्या फीचर्स होते हैं लीवर में और पेशेंट में क्या दिखाई देता है, लैब टेस्ट में क्या आता है। सबसे पहले क्या होगा कि उसका जो ब्लड लेवल में अगर हम देखेंगे हाइपर बिलिरुबिनीमिया मिलेगा कंजुगेटेड वाला, यानी उसके ब्लड में जो सीरम लेवल में क्या होगा, कंजुगेटेड जो बिलिरुबिन होगा वो बढ़ा हुआ होगा। कंजुगेटेड बिलिरुबिन बहुत ज़्यादा होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा। किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू रीगर्गिटेशन ऑफ कंजुगेटेड बिलिरुबिन इनटू द ब्लड। अब क्या हो रहा है, बिलिरुबिन कंजुगेशन हो रहा है, लेकिन उसको अब आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। आगे कहाँ नहीं दिया जा रहा? बाइल डक्ट में नहीं आ पा रहा। बाइल डक्ट से आगे आना चाहिए इसे डिओडिनम में। जब वहाँ नहीं आएगा तो फिर ये लिवर में ही इकट्ठा होने लगेगा, तो फिर वहीं से वो क्या होगा, उसका रीगर्गिटेशन होगा, वापस से वहीं पर ब्लड में जाने लगेगा। इसी वजह से इसका लेवल ये ब्लड में बढ़ा हुआ मिलेगा। और दूसरी चीज़ क्या होगी, जब ब्लड में आएगा तो फिर ये यूरिया यानी पेशाब में भी आएगा, क्योंकि कंजुगेटेड हो गया है। कंजुगेटेड हो गया तो ये वाटर सॉल्युबल है, आराम से यूरिन के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट होगा। तो ये बिलिरुबिन आपको यूरिया पेशाब में भी ज़्यादा मिलेगा, यूरिन में भी। और बाइल एसिड भी, सीरम का जो लेवल है बाइल एसिड का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा। प्रूराइटिस होगा, पेशेंट में खुजली होगी। इंक्रीज्ड सीरम अल्कलीन फास्फेटेज, ये बढ़ा हुआ होगा सीरम अल्कलीन फास्फेटेज। उसके बाद हाइपरलिपिडीमिया मिलेगा, ठीक है, लिपिड्स की मात्रा बढ़ी हुई मिलेगी। हाइपोप्रोथ्रोम्बिनीमिया मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन जो होगा वो घटा हुआ मिलेगा नॉर्मल से ब्लड में। और एक नोट में बता दूं आपको, अगर आपको पता लगाना है कि ये हेपेटोसेलुलर कोलेस्टेसिस है या फिर ये दूसरा वाला प्योर कोलेस्टेसिस है। प्योर वाला हेरिडिटरी था, हेपेटोसेलुलर वाला जो है एक्वायर्ड था। तो हेपेटोसेलुलर वाले में क्या होता है, उसका ब्लड टेस्ट कराओगे तो उसमें आपको सीरम में ट्रांस अमाइनेजेस बढ़े हुए मिलेंगे। इनका लेवल ये सिर्फ हेपेटोसेलुलर में बढ़ा हुआ होता है, बाकी में
नहीं, बाकी मतलब दूसरे वाले प्योर कोलेस्टेसिस में जो हेरिडिटरी था, जैसे डबिन जॉनसन सिंड्रोम था, या रोटर सिंड्रोम की वजह से हो रहा था, या प्रेगनेंसी के वजह से हो रहा था, तो उनमें ये लेवल नहीं बढ़ा होगा। यहाँ पर ये लेवल इसलिए बढ़ रहा है, यहाँ के जो सेल्स हैं, लिवर के सेल्स में इंजरी हुई है, ये खराबी पैदा हो रही है। जब सेल जब खराब होते हैं, जब ये टूट फूट जाते हैं, तो इनके अंदर का जो सीरम ट्रांसअमाइनेज होता है वो ब्लड में रिलीज हो जाता है। इसी वजह से ये हमें टेस्ट में दिखाई देता है। अब हम दूसरा वाला कोलेस्टेसिस देखेंगे, यानी जॉन्डिस का टाइप। यह है एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस। आप नाम से ही जान रहे हो, एक्स्ट्रा मतलब बाहर, हेपेटिक यानी लिवर से बाहर रुकावट पैदा हो रही है, स्टेसिस हो रही है। इसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। ये किस वजह से होगा है? ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। कोई एक मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, कहाँ पर? लार्ज बाइल डक्ट में। जो हमारी बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर से आई है, फिर मिलेगी, फिर आगे बढ़ेगी, पूरी रास्ते में कहीं पर रुकावट पैदा हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा हेपेटिक करा सकता है आउटसाइड द लिवर। या फिर पोर्टा हेपेटिस में ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो रहा है, तो भी ये हम एक्स्ट्रा हेपेटिक ही मानेंगे। ठीक है, दो तरह से, या तो फिर लिवर के बाहर जो बड़ी बाइल डक्ट है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या फिर पोर्टा हेपेटिस में जो बाइल डक्ट आकर के मिल रही है वहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो भी ये वाला मानेंगे। अब इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ में जो है कई चीज़ें शामिल हैं, इंक्लूडेड हैं, जैसे कि गॉल स्टोन है, गॉल स्टोन आकर के अटक जाए तो भी ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करने लगेगा। या फिर इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर्स आपको पता होंगे कि ल्यूमिन के अंदर ही एक मांस ऐसे स्वेल कर जाएगा, इस तरह से मान लिया हो गया, तो रास्ता ये पतला हो गया, इसे बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी स्ट्रक्चर निकल आए। या फिर कार्सिनोमा हेड ऑफ पैनक्रियास, पैनक्रियास के हेड में कार्सिनोमा हो जाए। पैनक्रियास का हेड इधर होता है, इधर टेल होती है, और यहीं से अगर के ये इसकी डक्ट निकलती है पैनक्रियास वाली, और ऊपर से आ रही कॉमन बाइल डक्ट। अगर यहाँ पे ट्यूमर निकल आया है, कैंसर हो गया, तो क्या होगा? ये बढ़ेगा, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, यहाँ पे इसको दबा देगा, तो भी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। तीसरी चीज़ है ट्यूमर्स ऑफ बाइल डक्ट। ठीक है, बाइल डक्ट में कहीं पर भी ट्यूमर हो जाए, आपको करना क्या है? इस रास्ते को बंद करना है किसी तरह से। पथरी आ जाए तो भी रास्ता बंद हो जाए, इन्फ्लेमेशन अंदर हो जाए तो भी हो जाएगा, कार्सिनोमा हेड ऑफ पैनक्रियास हो जाएगा तो भी हो जाएगा। बाइल डक्ट ही इसी के अंदर निकला है, हमारी बाइल डक्ट इसमें, बाइल डक्ट के अंदर ट्यूमर निकला है, तो क्या होगा? रास्ता बंद हो जाएगा। स्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस हो जाए, इसी रास्ते में इन्फ्लेमेशन हो जाए हार्डनिंग के साथ, तो भी ये क्या करेगा? एक्स्ट्रा हेपेटिक कोलेस्टेसिस करेगा। लेकिन जो ऑब्स्ट्रक्शन है ये पूरा भी हो सकता है, जैसे कंप्लीट एंड सडन हो सकता है, पूरी तरह से रास्ता बंद हो जाए। ठीक है, जैसे ये दिखा रहे हैं, पूरी तरह से रास्ता बंद हो जाए, या फिर पार्शियल या इनकम्प्लीट हो सकता है, या फिर रास्ता थोड़ा सा खुला रहे और बाकी बाइल थोड़ा थोड़ा जाता रहे। तो जो कंप्लीट और सडन हो, अचानक से हो और पूरी तरह से बंद हो जाए, मान लिया एक पथरी आई और यहाँ पे अटक गई तो पूरा रास्ता बंद हो गया, तो इस तरह के जॉन्डिस को हम बोलेंगे प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। क्या है? प्रोग्रेसिव ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। अगर ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो पार्शियल है और इनकम्प्लीट है, आधा ही बंद है या फिर थोड़ा हिस्सा खुला हुआ है, और साथ में क्या हो? इनकम्प्लीट हो, तो उसको बोलेंगे हम इंटरमिटेंट जॉन्डिस। इंटरमिटेंट जॉन्डिस बोलते हैं। अब हम एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस का जो फीचर्स देखने जा रहे हैं। फीचर्स क्या होते हैं इसके? फीचर्स जो है क्या होते हैं? कुछ तो फीचर्स वही होंगे जो पिछले वाले टाइप में थे कि हाइपर बिलिरुबिनीमिया होगा, ब्लड में बिलिरुबिन जो है कंजुगेटेड वाला बढ़ा हुआ होगा, और बिलिरुबिन यूरिया होगा, यूरिन में जो है बिलिरुबिन होगा ज़्यादा, इंक्रीज्ड सीरम बाइल एसिड बढ़े हुए होंगे, खुजली मचेगी, प्लूराइटिस होगा, इंक्रीज्ड सीरम अल्कलीन फास्फेटेज होगा, और हाइपर लिपिडीमिया होगा। वही चीज़ें ये सब थी। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस देख रहे हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो इसमें होती हैं और उससे पहले वाले में नहीं होती है। क्या होता है कि इन एक्स्ट्रा हेपेटिक जॉन्डिस में वाइटामिन्स का जो माल एब्जॉर्प्शन हो जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन इनका पुअर हो जाता है, अच्छे से एब्जॉर्प्शन नहीं है। कौन सी वाइटामिन्स? जो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होती है, क्योंकि फैट को मल्सीफाई, उसको डाइजेस्ट करना, तोड़ने का काम जो है बाइल एसिड बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। बाइल एसिड पहुँच ही नहीं रहे यहाँ पर इंटेस्टाइन में डिओडेनम तक, तो क्या होगा? ADEK का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा।
और क्या होगा, दूसरी चीज़ स्टीटोरिया पेशेंट में डेवलप होगा। स्टीटोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो फैट होता है वो स्टूल में पाया जाता है। जब पेशेंट स्टूल पास आउट करेगा, फीसेस पास आउट करेगा, तो उसके हाथ में जो है ये इसका चिकनापन वो महसूस होगा उसको। स्टीटोरिया का होता है फैट सीधा का सीधा स्टूल में चला जाए, उसका एब्जॉर्प्शन डाइजेशन ना हो। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि बाइल एसिड नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज़ है विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाएगी। यहाँ तो हम देख ही चुके एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, तो विटामिन के की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होगा, प्रोथ्रोम्बिन टाइम जो है बढ़ जाएगा, इसका प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ जाएगा। और क्या होगा, जो स्टूल्स होंगे पेशेंट के वो क्ले कलर्ड के होंगे, मिट्टी के कलर जैसे स्टूल होंगे, फीसेस होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि उसमें बिलीरुबिन का मेटाबोलाइट नहीं आ पा रहा है। कैसे आए? क्योंकि वो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो ब्लड में रह जा रहा है। क्योंकि रास्ता जो है जिस रास्ते से आना चाहिए, ये रास्ता यह मान लिया बाइल डक्ट से आना चाहिए कहाँ, डिओडिनम में। फिर उसके बाद ये जाएगा, तभी जाके स्टूल को जो है कलर आउट करेगा, वो येलो कलर देगा। लेकिन यहाँ आ ही नहीं रहा, तो रुकावट पैदा हो गई है। तो इसी वजह से क्या होगा, क्ले कलर के स्टूल होंगे। किस वजह से? बिलीरुबिन का मेटाबोलाइट नहीं है और स्टर्कोबिलिन नहीं है। स्टर्कोबिलिनोजन कैसे बनता था? जो बाइल होता था उसका कन्वर्जन होता है स्टर्कोबिलिन। यहाँ पर जो बैक्टीरिया होते हैं इस बिलीरुबिन को कन्वर्ट कर देते हैं स्टर्कोबिलिन। तो आ ही नहीं रहा, तो वो कन्वर्ट क्या करेंगे? और दूसरी चीज़, यूरिन में जो है वर्चुअल यूरोबिलिनोजन डिसअपियर हो जाएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता दूं आपको कि जब लीवर बायोप्सी कराई जाती है तो उसमें हमें बाइल लेक्स दिखाई देते हैं। बाइल लेक्स क्या होते हैं कि जब भी ये बाइल एसिड बन करके आगे आना चाहिए था, ये डिओडिनम है, ये बाइल डक्ट मान लिया है, ये यहाँ पे रुकावट पैदा हो गई, तो पीछे ये जो बन के तो आ रहा है यहाँ पर, यहाँ तक आ गया, तो पीछे बैक में ये जाने लगेगा। जो बाइल बन के आ रहा है बिलीरुबिन और बाइल सॉल्ट, बाइल एसिड, जो भी बाइल सिक्रीशन है, वो यहाँ आके जमा हो गया। फिर उसके बाद पीछे बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आगे रास्ता नहीं मिल रही, तो पीछे जाएगा। पीछे जाते जाते कहाँ पहुँचेगा? लिवर में। लिवर में मान लिया कोई लिवर में कैनालिकुली तक पहुंचा, उसके बाद सेल तक पहुंचा। कैनालिकुली तक पहुंचने के बाद जब ये पूरा भर जाएगा तो और प्रेशर जनरेट होगा, तो ये बस्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। फट जाने की वजह से ये जो बाइल है वो इधर उधर इंटरस्टिशियल एरिया में भर जाएगा। इसी को हम बाइल लेक्स बोलते हैं। बाइल जो है टॉक्सिजेनिक होता है, ये क्या करता है, वहाँ पर नेक्रोसिस पैदा करेगा, इन्फेक्शन पैदा होगा वहाँ पर, तो ये सिरोसिस की तरह दिखाई देगा वहाँ पर जो अपीयरेंस होगा। तो ये था हमारा एक्स्ट्रा हेपेटिक और इंट्राहेपेटिक टाइप का कंजुगेटेड जॉन्डिस। थैंक यू।